बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है, टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल किस तरह बने हैं और ये सेल जिस ऑर्गेनिज़म में पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिज़म को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है और यूकैरियोटिक सेल जिस ऑर्गेनिज़म में पाया जाए उसे यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, इस बारे में दो हाइपोथेसिस हैं जो यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एक है एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस और दूसरा है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के लिटरल मीनिंग से हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। एंडो मीन इनसाइड, सिम्बायोट का मतलब है इकट्ठे रहना। सिम्बायोसिस आपने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, तो सिम्बायोसिस का मतलब है इकट्ठे रहना, कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर इकट्ठे रहते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज़म है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर दाखिल हो गया और उसे एंगल्फ करने की बजाय इन दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। तो इसमें ये देखें एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने कि ऐसा साइंटिस्ट ये ख्याल करते हैं कि शायद ऐसा हुआ था कि एक एनारोबिक प्रोकैरियोटिक अमेबा था। अमेबा एक ऑर्गेनिज़म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म है जो कि एनारोबिक था, जो कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करता था रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता था। जब इसने एरोबिक बैक्टीरिया को एंगल्फ किया तो एरोबिक बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन को यूज़ करके रेस्पिरेशन करता था, तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होती थी। तो इसे ये जो एनारोबिक प्रोकैरियोटिक अमेबा इसे फ़ायदा होने लग गया, इसे एनर्जी मिलने लग गई। तो इसने ये अमेबा ने एरोबिक बैक्टीरिया को एंगल्फ करने की बजाय, डाइजेस्ट करने की बजाय इसे अपने अंदर ही रिटेन किया और इसे जो है वो इसके साथ सिम्बायोसिस कर ली, कि मतलब ये इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता था और एरोबिक बैक्टीरिया बदले में एनर्जी प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी अरसा गुज़रने के बाद ये एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया, रिसेंट इरा में हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा ये है कि फ्लैजेला किस तरह बना। एक स्पायरोचीट ये स्प्रिंग की तरह बैक्टीरिया होता है, तो इसने भी ऐसे ही जो है वो अटैचमेंट की बैक्टीरिया ये एनारोबिक अमेबा के साथ, और ये मूवमेंट में यूज़ होने लग गया। मतलब जब स्पायरोचीट इसके साथ अटैचमेंट हुई तो इसने जब स्प्रिंग की तरह मूवमेंट शो की, तो इसकी वजह से अमेबा को एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेशन करने में या फिर डिसलोकेट होने में मदद मिली। तो इस वजह से इसने भी इसे एंगल्फ नहीं किया, इसे डाइजेस्ट नहीं किया और अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। और साइनोबैक्टीरिया को इस अमेबा ने एंगल्फ किया, तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को जिसे कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी तो नहीं है, लेकिन वो बाद में पता चला, तो इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म था, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होने की वजह से अभी अपने खुराक खुद बना सकता था। तो जब एनारोबिक बैक्टीरिया ने अमेबा ने इसे एंगल्फ किया तो इससे तो फ़ायदा होने लग गया कि इसको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था। इसलिए साइनोबैक्टीरिया को भी एंगल्फ करने की बजाय, डाइजेस्ट करने की बजाय इसने अपने अंदर रिटेन कर लिया। तो इससे अब इसके अंदर रेस्पिरेशन भी होने लग गई, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इस अमेबा के अंदर अब फोटोसिंथेसिस भी होने लग गई। तो जैसा कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होती है, तो इस तरह जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। तो इस तरह एक ऐसा सेल बना जो कि यूकैरियोट था, मतलब यूकैरियोटिक सेल था, और वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था और रेस्पिरेशन भी कर सकता था। अपनी खुराक खुद बनाकर, अपनी खुराक खुद तोड़कर और उससे एनर्जी हासिल कर सकता था, उसे किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता था। तो ये एक हाइपोथेसिस है। सेकंड वन है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। इन्वेजिनेशन का, मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेट हो जाना। इन्वेजिनेट का मतलब होता है अंदर की तरफ मुड़ जाना। तो ये देखें, आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है, इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ये ख्याल करते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी कॉपीज़ मौजूद थी डीएनए की,
और इन कॉपीज़ को मेम्ब्रेन ने सराउंड करना शुरू कर दिया। मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ी और इन कॉपीज़ को सराउंड करना शुरू कर दिया। तो इस तरह न्यूक्लियस भी बना और इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी बना। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है। तो इस तरह प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बने, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये दो हाइपोथेसिस हैं। तो अभी तक ये थ्योरीज नहीं बनी है, साइंटिस्ट का अपना एक ख्याल है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो ये लमार्क है, एक जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2 पॉइंट्स बयान किए थे, एक थ्योरी पेश की थी जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इस थ्योरी के मुताबिक पहला पॉइंट ये था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज़म अपने किसी बॉडी ऑर्गन को यूज़ करता है तो वो बॉडी ऑर्गन ज़्यादा मॉडिफाई और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनिज़म अपने किसी बॉडी पार्ट को डिसयूज़ करता है, डिसयूज़ का मतलब है कि यूज़ ही नहीं करता, ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो ऑर्गन है ये डिटोरियरेट हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है। पहले यूज़लेस होता है, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसमें एग्जांपल दी जाती है जिराफ की, कि जिराफ ने अपनी आगे वाले जो 4 लिम्स हैं, आगे वाली टांगों को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी लंबी टांगें हो गई आगे वाली, क्योंकि उसने अपनी आगे वाली टांगों को स्ट्रेच करके और ऊंचे दरख्तों से पत्ते खाने होते थे। तो लीव्स को डाइजेस्ट करने के लिए या लीव्स तक एक्सेस हासिल करने के लिए उसको अपनी टांगों को स्ट्रेच करना पड़ता था, आगे वाली टांगों को। तो आगे वाली टांगों विद द पैसेज ऑफ टाइम ये टांगें लंबी होती चली गई। तो इस तरह मतलब कि उसने अपने 4 लिम्स को ज़्यादा यूज़ किया, जिसकी वजह से वो उसके 4 लिम्स मॉडिफाई हो गए। और इसमें एग्जांपल दी जाती है स्नेक की, कि स्नेक्स ने अपनी टांगें यूज़ नहीं की, उसने बैली के थ्रू चलना शुरू कर दिया, डिसलोकेट होना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन शुरू की। तो उसने अपनी टांगों को नहीं यूज़ किया, मतलब डिसयूज़ किया, अपनी बैली को यूज़ किया और टांगों को यूज़ नहीं किया। तो बैली के मसल्स पावरफुल हो गए, मॉडिफाई हो गए और उन्होंने लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया और इसी की वजह से लोकोमोशन होना शुरू हो गई। लेकिन जो उसके टांगों के मसल्स हैं उसको यूज़ नहीं किया उसने लोकोमोशन के लिए, तो स्नेक की टांगों के मसल्स डीजनरेट होना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता लिम्स जो हैं वो ख़त्म हो गई। तो ये था यूज़ एंड। और इसी तरह बाइसेप की एग्जांपल दी जाती है कि जो ब्लैक स्मिथ है, लोहार जिसे कहा जाता है, वो लोहा कूटने के लिए अपने बाजुओं के मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके बाजू के मसल्स मॉडिफाई हो जाते हैं। इसी तरह जो जिम करने वाले हैं वो अपने बाजुओं के मसल्स और पेट के और टांगों के मसल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी के मसल ज़्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं। तो एक तो ये पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था इस थ्योरी के मुताबिक कि जो लाइफ टाइम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म करैक्टर को गेन करता है, ये करैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिट होते हैं। एक्वायर्ड करैक्टर का मतलब है जो लाइफ टाइम में करैक्टर्स हासिल किए जाते हैं और इनहेरिटेड के वो इनहेरिट हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कि एक अगर ब्लैक स्मिथ है, अगर वो सारी ज़िंदगी काम करता है, अपने मसल्स को यूज़ करता है, तो ये जो मॉडिफिकेशन आई है ये मॉडिफिकेशन उसके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी। लेकिन आज हम जानते हैं कि लमार्क का ये सेकंड पॉइंट गलत था, क्योंकि पहला पॉइंट ठीक था लेकिन सेकंड पॉइंट गलत है। क्योंकि ये जो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक है सोमैटिक सेल्स, दूसरे हैं सेक्स सेल्स, या जिन्हें जर्म सेल्स भी कहा जाता है। सोमैटिक सेल्स हमारी पूरी बॉडी के सेल्स होते हैं, जैसे कि मसल के सेल्स हैं, स्किन के सेल्स हैं, बोन के सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं इनके अंदर अगर कोई चेंज आती है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन अगर स्पर्म्स और एग के अंदर, मतलब जो जर्म सेल्स हैं, उनके अंदर अगर कोई चेंज आती है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने बीगल के ऊपर एक, ये इसकी शिप का नाम है बीगल, इसने शिप बनाई और इस शिप के ऊपर इसने इंग्लैंड से साउथ अमेरिका में सफ़र शुरू किया। इंग्लैंड से साउथ अमेरिका की तरफ जब इसने
अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट किया। तो ये तकरीबन समंदर के थ्रू किया था, मतलब चूँकि ये शिप के थ्रू किया था, तो 5 साल इसने जो है वो ओशन के ऊपर गुजारे और डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर इसने ऑब्जर्वेशन की। तो इसके मुताबिक, इस साइंटिस्ट के मुताबिक, गालापागोस आइलैंड के ऊपर 13 टाइप्स के फिंचेस इन्होंने जो है वो इसको ऑब्ज़र्व किया और उसके अंदर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट किया। ये चार्ल्स डार्विन का एक ख्याल है, कहता है कि ये जो 13 टाइप्स की फिंचेस बनी हैं, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ बनी हैं, ये पहले एक ही स्पीशी थी। तो इस एक स्पीशी से 13 फिंचेस बनी हैं, 13 टाइप्स की स्पीशीज़ बनी हैं। और उसकी वजह वो बयान की जाती है ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिटेट्स, कि इन्होंने डिफरेंट फूड्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, डिफरेंट फूड टाइप्स पे फीड करना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि डिफरेंट टाइप्स की फूड इन्होंने डाइजेस्ट करना या इनटेक करना क्यों शुरू कर दी, उसकी वजह क्या थी। तो उसके बारे में भी डार्विन ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर एग्जांपल ये एक कॉन्टिनेंट है जिसे बर आज़म कहा जाता है। बर का मतलब होता है खुश्की, आज़म का मतलब होता है बड़ा, खुश्की का एक बड़ा सा टुकड़ा जहाँ पर लाइफ है। तो यहाँ ये है कॉन्टिनेंट। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जितने भी आइलैंड्स हैं कॉन्टिनेंट्स के आसपास, ये चेंजेस की वजह से आई हैं। जैसा कि ज़लज़ला आ जाता है तो एक टुकड़ा ज़मीन का अलग हो जाता है कॉन्टिनेंट से, तो वो एक आइलैंड बन जाता है। ये एक कॉन्टिनेंट था, साइंटिस्ट कहते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट्स के साइड से छोटे छोटे टुकड़े सेपरेट हो गए ज़लज़ला आने की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। तो इसकी वजह से ये आइलैंड्स बन गए। अब ये जो सेंटर में जो बड़ा टुकड़ा है इसे हम मेन लैंड कहते हैं, और ये जो साइड्स पे टुकड़े हैं छोटे छोटे खुश्की के, इसे हम आइलैंड्स कहते हैं, जजीरा जिसे कहा जाता है। तो मेन लैंड पे भी स्पीशीज़ मौजूद थी और आइलैंड्स के ऊपर भी स्पीशीज़ मौजूद हैं। पहले ये जब इकट्ठी थी, एक ही कॉन्टिनेंट के ऊपर मौजूद थी, तो एक ही स्पीशी थी। जब ये ज़मीन के मुख्तलिफ टुकड़े हुए और ये सेपरेट हो गई, तो इनको डिफरेंट टाइप्स की फूड मौजूद थी। एक ही टाइप्स की फ़ूड इनके लिए वहाँ पर मुयस्सर नहीं थी, जिसकी वजह से इनको मजबूरन डिफरेंट टाइप्स की फ़ूड पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए डिपेंड करना पड़ा। लेकिन जैसे ही इन्होंने डिफरेंट टाइप्स की फ़ूड को अडॉप्ट किया, जैसा कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी थी जिन्होंने पोलन ग्रेन्स पे फीड करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसी थी जिन्होंने सीड पे जो सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उन पे फीड करना शुरू कर दिया, कुछ ने इंसेक्ट्स पे फीड करना शुरू कर दिया। तो ये डिफरेंट टाइप्स की फूड हैबिट्स की वजह से इनकी जो बीक है, चोंच है, उनमें चेंजेस आना शुरू हो गई, और उस चेंजेस की वजह से ये डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ बन गई। तो असल में ये था कि इनका जो लैंड कनेक्शन है वो ख़त्म होने की वजह से इनको डिफरेंट टाइप्स की फ़ूड पे डिपेंड होना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशंस आई, और उन मॉडिफिकेशंस की वजह से ये डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ बन गई। तो ये चार्ल्स डार्विन ने सारी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह एक स्पीशीज़ से 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस की स्पीशीज़ बनी हैं।